हेलो एवरीवन, वेलकम टू नम्रता एजुकेट्स। आज हम पढ़ेंगे एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 के सामान्य विज्ञान के पीवाईक्यूज एक्सप्लेनेशन के साथ में। हमने सामान्य ज्ञान, सामान्य अंग्रेजी के पीवाईक्यूज देख लिए थे, वो आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हो। अलग से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 की, तो वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। ऐसे करके हम सारा कंप्लीट करेंगे। पार्ट ए और पार्ट बी भी पूरा पढ़ाऊंगी मैं, और बहुत सारा है तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इन पीवाईक्यूज को पढ़ने से आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक्सप्लेन भी करवाऊंगी तो वो टॉपिक इसी टाइम पर आपका पूरा कवर हो जाएगा। अलग से पूरी स्लाइड बनी हुई है, और ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप एक बार वीडियो देख लेना फिर पीडीएफ से पढ़ लेना। और हाँ, आपको एक प्रॉब्लम आ रही थी कि पीडीएफ ओपन नहीं हो रही है, तो हाँ वो प्रॉब्लम थी और वो प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गई है। तो अब से जो भी पीडीएफ डलेगी वो सारी ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक अल्फा कण में कितने न्यूक्लियॉन होते हैं। और हाँ, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा, तो आपको जो भी लैंग्वेज कन्वीनियंट लगे, आपको हिंदी में पढ़ना अच्छा लगता है तो हिंदी में पढ़ सकते हो, इंग्लिश में अच्छा लगता है तो इंग्लिश में पढ़ सकते हो। जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है और सारी स्लाइड्स है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो जो भी लैंग्वेज आपको सही लगे आप पढ़ सकते हो। और कुछ कई बार ऐसा होता है कि हिंदी के टर्म्स कभी समझ नहीं आते, कभी इंग्लिश के समझ नहीं आते, तो दोनों ही लैंग्वेजेस में रहेगा तो आपको आसानी रहेगी पढ़ने में। एक अल्फा कण में कितने न्यूक्लियॉन होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 न्यूक्लियॉन्स होते हैं। तो 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो ऐसे करके 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन, तो 4 न्यूक्लियॉन्स हो जाएंगे। देखो, एन अल्फा पार्टिकल है 2 प्रोटॉन्स प्लस 2 न्यूट्रॉन्स, तो टोटल कितने 4 न्यूक्लियॉन्स होते हैं इसमें। और इसका मैंने डिटेल में तीनों बता दिया है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो प्रोटॉन देखो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, जिसमें क्या +1 चार्ज होता है। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल पार्टिकल होता है। प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, ये जो एटम है, एटम का एक न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन इसके आसपास चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इसका मास देख लेना, 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब एटॉमिक नंबर, हम देखते हैं ना परमाणु संख्या कितनी है, जैसे कि हाइड्रोजन की 1 होती है, हीलियम की 2 होती है, क्लोरीन की 17 होती है, इस तरह से। और जो न्यूट्रॉन है वो ऑल्सो प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है प्रोटॉन के साथ में ही, और इसका मास 1 AMU होता है, सेम एज प्रोटॉन जैसा। हेल्प टू स्टेबलाइज द न्यूक्लियस, को स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है। और ये हिंदी में भी सेम ही लिखा हुआ है, तो आपको जो भी सही लगे आप पढ़ सकते हो। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, मैंने बताया न्यूक्लियस के आसपास घूमता है इलेक्ट्रॉन। इसका मास होता है बहुत कम होता है, 1/1836 ऑफ प्रोटॉन के मास के इतना होता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल रिएक्शन एंड बॉन्डिंग, केमिकल रिएक्शन करवाता है और बॉन्ड बनाता है, ठीक है, दूसरे एटम्स के साथ में। हिंदी में भी सेम लिखा है तो पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बर्फ के टुकड़े पर दाब बढ़ता है, व्हेन प्रेशर ऑन पीस ऑफ आइस इज इंक्रीजेस, बर्फ का टुकड़ा है उस पर प्रेशर ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो डिक्रीज होता है, घटता है। ठीक है, तो दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन अणुओं की लंबी श्रृंखला किसे कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पॉलीमर को। ठीक है, अलग अलग मोनोमर मिलके क्या बनाते हैं, एक लंबी सी चेन बनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, पॉलीमर। जैसे कि एक मोती है और बहुत सारे मोती को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, एक पूरी माला बन जाएगी, हार बन जाएगा। तो वैसे ही अलग अलग, एक मोनोमर है, एक मोती है, उसको अलग अलग मिला देंगे हम तो पॉलीमर बन जाएगा। पॉलीमर का पूरा डिटेल में बता देती हूँ क्या होता है। लॉन्ग कार्बन चेन्स आर कॉल्ड पॉलीमर्स, है ना, कार्बन अणुओं की लंबी श्रृंखला को क्या बोलते हैं, पॉलीमर। देखो पॉलीमर क्या होता है, अ पॉलीमर इज अ लार्ज मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल रिपीटिंग यूनिट सेल्स कॉल्ड मोनोमर, है ना। मोनोमर को मिला मिला के बनाएंगे तो लंबी सी चेन बन जाएगी, किसकी, पॉलीमर की। पॉलीमर के प्रकार कितने होते हैं, तो एक होता है प्राकृतिक पॉलीमर, एक होता है कृत्रिम पॉलीमर। प्राकृतिक जो नेचुरली मिलता है, और कृत्रिम जिसको सब बनाया जाता है। प्राकृतिक में रबड़ हो जाएगा, ये एग्जाम्पल्स याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, रबड़ किसका प्रकार है, तो प्राकृतिक पॉलीमर का। सेल्यूलोज, स्टार्च और प्रोटीन, ये सब किसके प्रकार है, प्राकृतिक पॉलीमर है, ये नेचुरल पॉलीमर्स है। और कृत्रिम जो बनाए गए हैं वो है प्लास्टिक, पीवीसी, नायलॉन और पॉलीथिन, ये सब कृत्रिम पॉलीमर्स हैं।
इसके गुण क्या होते हैं? तो हल्के होते हैं, मजबूत होते हैं, टिकाऊ होते हैं, अलग अलग आकार में ढाले जा सकते हैं, गर्मी और रसायनों के प्रति कुछ हद तक प्रतिरोधी होते हैं। इसका यूज़ क्या हो जाएगा? तो प्लास्टिक बैग बनाने में, बॉटल्स बनाने में, टॉयज़ बनाने में, ठीक है, ये सब में यूज़ होता है। रबर प्रोडक्ट्स बनाने में और कपड़े, नायलॉन, पॉलिएस्टर के, ये सब बनाने में इसका यूज़ होता है। तो देखो यहाँ से एक ही स्लाइड में आपका पूरा पॉलीमर वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। जो भी इम्पोर्टेंट था वो सब मैंने इसमें लिख दिया है। ऐसे पढ़ने जाओगे तो पूरी एक बुक भी कम पड़ जाएगी इसकी, ठीक है, लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट था, एग्जाम ओरिएंटेड था, पीवाईक्यू से रिलेट करता था, वो सब मैंने इसमें पढ़ा दिया है। पीडीएफ से जाके भी पढ़ सकते हो। विद्युत चुंबकीय विकिरण एक प्रकार की ऊर्जा है जो अंतरिक्ष के माध्यम से किसके रूप में संचरित होती है? ठीक है, विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, दोनों ही रूप में संचरित होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के रूप में ही चलती है। मार्बल कैंसर किस कारण से होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अम्ल वर्षा, एसिड रेन की वजह से मार्बल कैंसर होता है। ये एग्जाम्पल आपको याद आ रहा होगा कि जो ताजमहल है वो किससे बना हुआ है? मार्बल का बना हुआ है, ठीक है, संगमरमर का बना हुआ है। और वहां पर आपने देखा होगा कि वो ताजमहल अब पीला पड़ रहा है, किसकी वजह से? एसिड रेन की वजह से। तो इसलिए बोलते हैं कि अम्ल वर्षा की वजह से मार्बल कैंसर होता है। अम्ल वर्षा मार्बल से प्रतिक्रिया करके उसको खराब करती है, दोनों के बीच में रिएक्शन होता है तो चीज़ें खराब होती है, उसको मार्बल कैंसर कहते हैं। अम्ल वर्षा के बारे में बता देती हूँ मैं। तो देखो, अम्लीय वर्षा वह वर्षा है जिसमें पानी अम्लीय हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, ठीक है। आपने पीएच वैल्यू पढ़ा होगा, 7 से नीचे के क्या होते हैं और 7 से ऊपर के। 7 पे जो आएगा वो कैसा रहेगा? न्यूट्रल रहेगा। जब हवा में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड SO2, जब हवा में सल्फर डाइऑक्साइड मौजूद है और नाइट्रस ऑक्साइड है NOx, जलवाष्प के साथ मिलेंगे, प्रतिक्रिया करेंगे तो वो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बना लेते हैं, है ना। अगर सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा जलवाष्प के साथ तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाएगा, और नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलेगा तो नाइट्रिक अम्ल बनाएगा, और ये फिर मिक्स होके फिर अम्ल बारिश के रूप में, एसिड रेन के रूप में नीचे गिरते हैं और खराब करते हैं। बर्निंग ऑफ कोल, पेट्रोल, डीजल किस कारण से होती है एसिड रेन? तो कोयला ज़्यादा जलाएंगे, पेट्रोल डीजल की वजह से। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन ज़्यादा होता है व्हीकल्स की वजह से। फैक्ट्रीज रिलीजिंग SO2 एंड NOx ज़्यादा रिलीज़ करती है, फैक्ट्रीज से ज़्यादा रिलीज़ होता है। पावर प्लांट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें। अब पावर प्लांट आया है तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि चांदनी ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है और कब स्थापित हुआ था। MPG के भी पूछा जाएगा। इसके प्रभाव देखो तो डैमेज कर सकती है क्रॉप्स को, प्लांट्स को। सॉइल एसिडिक हो जाती है, मिट्टी खराब हो जाती है, मिट्टी एसिडिक हो जाती है इससे। जलीय जीवों को नुकसान पहुंचाती है, मछलियाँ इससे मर जाती है। इमारतों, स्मारकों को नुकसान पहुंचाती है, जैसे कि ताजमहल पीला पड़ रहा है, मैंने आपको अभी बताया, इसी वजह से पीला पड़ रहा है वो। त्वचा और फेफड़ों की समस्या, हमको लंग्स की और स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है। कैसे रोक सकते हैं? तो स्वच्छ ईंधन का प्रयोग करके, इसलिए बोलते हैं सोलर एनर्जी ज़्यादा यूज़ करना है, कोयला वगैरह का ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ज़्यादा चल रहा है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल यूज़ करो आजकल ज़्यादा, क्योंकि जो हम पेट्रोल डीजल है इसकी वजह से भी प्रदूषण होता है। वाहन प्रदूषण कम करना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग ज़्यादा करना है, ज़्यादा पेड़ लगाने हैं और उद्योगों से निकलने वाले धुएं को नियंत्रित करना है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो क्लास 9th की बुक में ग्रेविटेशन पूरा चैप्टर था। ऑप्शन डी, न्यूटन इसका सही आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे बुरा भला बोलते हैं कि न्यूटन नहीं होता तो अच्छा होता, फिजिक्स नहीं पढ़नी पड़ती हमको, लेकिन ऐसा नहीं है, कोई ना कोई तो डिस्कवर करता ही। एप्पल तो पहले भी गिर रहे थे जब न्यूटन नहीं था, लेकिन जब आप ऑब्जर्व करते हो ना तभी चीज़ों को डिस्कवर कर पाते हो। हमारे आसपास आज कितनी सारी चीज़ें हो रही है ना, हम देखते हैं लेकिन भूल जाते हैं। तो जो लोग ऑब्जर्व करते हैं और उसके बारे में सोचते हैं कि ये क्यों हो रहा है, ये चीज़ हो रही है लेकिन ये क्यों हुआ है, वो फिर डिस्कवरीज कर पाते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम न्यूटन ने दिया था। न्यूटन ने 3 गति के नियम भी दिए थे, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो देखो, पहला नियम क्या था? कोई वस्तु अगर स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी, कोई वस्तु अगर चल रही है, मोशन में है, तो वो चलती रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि ये पेन है, ये मेरे हाथ में है, जब तक मैं इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करूँगी तो ये यहीं रहेगा, चलेगा नहीं, लेकिन चलता रहेगा। मुझे इसको रोकना है तो भी इस पर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा।
सेकंड नियम क्या था? सेकंड नियम एग्जाम्पल से देखो कि क्रिकेट अगर खेल रहे हो आप, तो बॉल अगर आती है तो हम अपने हाथ पीछे कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर टाइम बढ़ता है तो फोर्स कम हो जाता है। ऊपर से गिरोगे, डायरेक्ट फर्श पे गिरोगे तो ज़्यादा चोट लगेगी, वहीं पर एक गद्दे पर गिरोगे तो कम चोट लगेगी, क्योंकि फोर्स कम हो जाएगा टाइम अगर ज़्यादा होगा तो। थर्ड नियम क्या था? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, है ना। बल के बराबर और विपरीत दिशा में बराबर बल लगता है, तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो जाएगा। इस तरह से ये पढ़ सकते हो सब कुछ। क्लिनिकल थर्मोमीटर के तापमान रीडिंग की सीमा क्या होती है? तो इजी है, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस, बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्लिनिकल थर्मोमीटर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक शरीर का तापमान दिखाता है। अलग अलग टाइप के थर्मोमीटर होते हैं, आपको पता ही होगा। क्लिनिकल थर्मोमीटर होते हैं और लेबोरेटरी थर्मोमीटर होते हैं जो साइंटिस्ट यूज़ करते हैं लैब्स वगैरह में, और डिजिटल थर्मोमीटर्स भी होते हैं। इसके अलावा कोविड के टाइम पर इंफ्रारेड थर्मोमीटर ज़्यादा चले थे, जो दूर से ही उसको टच करने की ज़रूरत नहीं होती, दूर से ही ऐसे मॉनिटर कर लेते हैं वो हमारे टेम्परेचर को। दंत चिकित्सक के दर्पण में दांत देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? जो डेंटिस्ट होता है वो हमारे दांत देखता है, आपने देखा होगा ऐसा लंबा सा डंडी वाला मिरर होता है, ऐसा गोल सा होता है, वो चेक करता है दांतों को, तो वो होता है कॉनकेव मिरर होता है। अब मैं सारे यूजेस भी बता दूंगी आपको, कॉनकेव मिरर के क्या यूज होते हैं, कॉन्वेक्स के क्या होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के भी बता दूंगी क्या यूजेस होते हैं। पूछे जा सकते हैं, एक पूछ लिया है तो नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण मतलब कॉनकेव मिरर, क्योंकि ये बड़ा विस्तारित चित्र दिखाता है। दांत को बड़ा करके देखना होता है ना हमको, तो उसकी बड़ी इमेज दिखाता है। यहाँ पर देखो प्लेन मिरर के यूज़ क्या होते हैं, घरों में यूज़ करते हैं, जो 2-2 घंटे तक 4-4 घंटे तक मेकअप पोतते हैं ना अपने चेहरे पर। बाथरूम मिरर्स, बाथरूम में भी वही यूज़ होगा। ड्रेसिंग मिरर्स तो वही सेम रहेगा। पेरिस्कोप्स में प्लेन मिरर यूज़ होता है। अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर कैसा होता है? ये वाला, ये इसके पीछे पॉलिश रहेगी और यहाँ से लाइट रेज आएगी और इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो दंत चिकित्सक दांत का बड़ा चित्र देखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। नाई बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए यूज़ करते हैं। टॉर्च में, हेडलाइट में, सर्च लाइट में प्रकाश केंद्रित करने के लिए, और सोलर फर्नेस में सूर्य की किरणों को एकत्रित करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। उत्तल दर्पण देखो कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ होता है। वाहनों में रियर व्यू देखो, आगे की हेडलाइट में तो ये यूज़ होगा कॉनकेव मिरर, लेकिन रियर व्यू पीछे का देखना है ना, तो हमको अगर एक कार हमको बड़ी दिखेगी तो पीछे का पूरा देखना है तो हमको छोटा देखना होता है, तो उसके लिए कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये व्यापक क्षेत्र पीछे तक का पूरा दिखा देगा ना। दुकानों और मॉल में सुरक्षा दर्पण के रूप में भी इसी का यूज़ किया जाता है। लेंसेज देखो तो कॉनकेव लेंस का यूज़ कहाँ पर होता है? मायोपिया, निकट दृष्टि दोष के लिए। जैसे कि मुझे ये कौन सा लगा हुआ है? कॉनकेव लेंस है, क्योंकि दूर का कम दिखता है, दूर की नज़र कम, उल्टा बोलते हैं इसको, दूर की नज़र कमज़ोर होती है तो निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, और अगर पास की नज़र कमज़ोर होती है तो दूर दृष्टि दोष बोलते हैं, तो ये उल्टा होता है, कन्फ्यूज़ मत होना। मायोपिया याद रखो आप तो। कॉनकेव लेंस में मायोपिया में कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं दरवाजे की झिड़की में व्यापक दृश्य के लिए। और कॉन्वेक्स लेंस, आवर्धक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास में कौन सा यूज़ करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। माइक्रोस्कोप में, कैमरा में, दूरबीन में भी यही कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। हाइपरमेट्रोपिया मतलब दूरदृष्टि दोष, जिसको पास का नहीं दिखता है, जिसको नज़दीक की नज़र कमज़ोर होती है, उसके लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ होता है। प्रोजेक्टर वगैरह में भी इसी लेंस का यूज़ होता है। तो ये जो भी मैंने स्लाइड्स बनाई है ना, बहुत सोच समझ के बनाई है, PYQs को स्टडी करके। तो एक एक जो लाइन मैंने बोली है, एक एक शब्द इसका इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो मत छोड़ना। एक एक स्लाइड में मैंने सारे टॉपिक कंप्लीट करवा दिए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी इंपॉर्टेंस पता है आपको कब पता चलेगी? जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे, है ना। एग्ज़ाम में आपको याद आएगा कि हमने वहाँ पर पढ़ा था और वही क्वेश्चंस पूछ लिया गया है। वायुमंडल, जीवमंडल, जनमंडल, स्थलमंडल कहाँ मिलते हैं? तो महाद्वीपीय लिथोस्फीयर में। इजी है, तो आपने पढ़ा होगा। ऑल स्फीयर्स मीट ऑन लैंड कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर में। जैविक खेती के समर्थक किस प्रथा को हतोत्साहित करते हैं? और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंच सकते हो। जैविक खेती का मतलब क्या होता है? नेचुरल खाद वगैरह सारी यूज़ करना, और केमिकल्स का यूज़ नहीं करना होता है। जैविक खेती में केमिकल्स वगैरह का यूज़ नहीं करते हम।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रासायनिक उर्वरक, केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह का यूज़ नहीं करते हैं हम। देखो जैविक खेती है तो जैविक खाद का यूज़ तो करेंगे हम, संग्रहित पानी भी यूज़ करेंगे, कटाई में आधुनिक प्रौद्योगिकियां भी अपनाएंगे, नई जो टेक्नोलॉजीज आई है, लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ हम नहीं करेंगे, उससे हमारी मिट्टी भी खराब होती है। जैविक खेती में रासायनिक उर्वरकों से बचा जाता है, इसीलिए तो उसका नाम है ऑर्गेनिक फार्मिंग। मधुमेह, डायबिटीज जो होता है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति के रक्त में किसका स्तर बहुत ज़्यादा हो जाता है? शुगर ज़्यादा हो जाती है, शुगर मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज ज़्यादा होगा तो डायबिटीज़ हो जाता है। ब्लड में शुगर, ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होने पर डायबिटीज़ होता है। मधुमेह में रक्त में ग्लूकोज का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? कौन सी पूछा है? दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। तो सबसे पहले मुझे जल्दी से कमेंट्स में लिख के बताओ कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। चलो मैं ही बता देती हूँ, यकृत। लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो वो होती है पैनक्रियाज, अग्नाशय। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, आपको आते हुए गलत मत करके आना। यकृत के बाद देखो, यकृत के बाद सबसे बड़ी यकृत होती है, मतलब लीवर, और उसके बाद अग्नाशय, पैनक्रियास, शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। और पूरा ग्रंथि का टॉपिक मैं यहीं पर आपको कंप्लीट करवा देती हूँ। देखो ग्रंथियां होती क्या है, जो ग्लैंड्स होती है, शरीर के विशेष अंग होते हैं जो हार्मोन, एंजाइम, पसीना, लार आदि पदार्थ बनाकर बाहर निकालते हैं। ग्रंथियां क्या करती है? हार्मोन बनाती है, एंजाइम बनाती है, पसीना, लार, ये सब कौन बनाता है? ग्लैंड्स बनाती है ग्रंथियां। ग्रंथियों के प्रकार कितने होते हैं? मेन दो प्रकार की ग्रंथियां होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, बाह्यस्रावी ग्रंथियां, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथियां। बाह्यस्रावी ग्रंथियां क्या होती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ये ग्रंथियां अपनी जो स्राव सामग्री को नलिकाओं के माध्यम से बाहर निकालती है। मतलब जो बाह्यस्रावी ग्रंथियां है ना, वो जो भी बनाएगी, हार्मोन बनाएगी, एंजाइम बनाएगी, कहाँ निकालेगी? एक ट्यूब में, एक पाइप में, इनमें नलिकाएं होती है, डक्ट्स होती है, उसमें रिलीज करेगी जो भी बनाएगी है। लेकिन एंडोक्राइन में ऐसा नहीं होता है। एंडोक्राइन जो भी बनाएगी, एंजाइम बना रही है, हार्मोन बना रही है, कहाँ पर छोड़ेगी? डायरेक्ट ब्लड में, इसमें डक्ट्स नहीं होती है। तो ये कंपैरिजन याद रखना, दोनों में जो डिफरेंस है वो याद रखना। एक्सोक्राइन में डक्ट्स होती है, एंडोक्राइन में डक्ट्स नहीं होती है, इसलिए जो भी वो बनाएगी एंजाइम, हार्मोन, वो डायरेक्ट ब्लड में उसको छोड़ देगी। एग्जाम्पल पढ़ लेना, अभी मैं सारे बताऊंगी इसमें एग्जाम्पल्स। इंपॉर्टेंट अंतःस्रावी ग्रंथियां देखो, सबसे पहली है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, और ये सारी ग्लैंड्स को कंट्रोल करने का काम करती है, जो कि हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती है और सभी को कंट्रोल करती है। हाइपोथैलेमस भी इसी का पार्ट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का। तो याद रखना, हाइपोथैलेमस इंपॉर्टेंट है, जो हमारी सारी फीलिंग्स वगैरह को कंट्रोल करता है। जैसे कि हम प्यार वगैरह, हम बोलते हैं ना कि दिल, अरे दिल से कुछ नहीं होता है, वो तो सिर्फ ब्लड को पंप करने का काम करता है। सारी चीज़ें कहाँ पर होती है? हाइपोथैलेमस में होती है। और कई बार हम ये चीज़ बोलते हैं ना कि प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, तो उसका सही रीज़न ये है कि वो इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि ज़्यादा प्याज लहसुन जब हम खाते हैं तो उससे हमारा हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है। हाइपोथैलेमस ज़्यादा एक्टिव हो गया तो हमको बार बार सुसु आ सकता है और गुस्सा आ सकता है और सेक्स करने की ज़्यादा इच्छा होती है, तो इसलिए। थायराइड ग्रंथि चयापचय क्रिया को नियंत्रित करती है। पैराथायराइड ग्रंथि जो होती है वो कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करती है। एड्रिनल ग्रंथि जो होती है वो एड्रिनलिन हार्मोन को प्रोड्यूस करती है और फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स को कंट्रोल करती है। इसको लड़ो उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। और अग्नाशय जो है, पैनक्रियाज, ये मिक्स्ड ग्लैंड है, मतलब इसके एक पार्ट में डक्ट होती है, इसके दूसरे पार्ट में डक्ट नहीं होती है। तो ये इंसुलिन को प्रोड्यूस करती है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड है, मतलब इंसुलिन प्रोड्यूस करते टाइम डायरेक्ट ब्लड में इंसुलिन प्रोड्यूस करती है क्योंकि डक्ट नहीं है। और ये प्रोड्यूस करती है डाइजेस्टिव एंजाइम्स, एक्सोक्राइन में होती है, मतलब क्योंकि ये डक्ट में प्रोड्यूस करती है, इंसुलिन एंजाइम दोनों बनाती हैं। लैंगिक ग्रंथियां तो टेस्टिस होती है जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाती है, जो कि मेल सेक्स हार्मोन है। और ओवरीज जो है वो एस्ट्रोजन बनाती है, जो कि फीमेल सेक्स हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन याद रखना। और 10th में वैसे भी पता ही होगा आपको, 10th का वो चैप्टर भी हम लोगों को पता होता था कि ये चैप्टर है और पेज नंबर कौन सा है, और हमारे टीचर्स हमको पढ़ाते नहीं थे वो सब चीज़ें, और बहुत नॉर्मल है ये सारी चीज़ें। बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ तो देखो, स्वेट ग्लैंड्स होती है जो कि स्वेट प्रोड्यूस करती है, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करती है,
सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती है सलाइवा प्रोड्यूस करती है और डाइजेशन में हेल्प करती है। लीवर और बाइल जूस प्रोड्यूस करती है। और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, लीवर। निम्नलिखित में से कौन नामकरण का वर्णन करता है? चारों में से। जीन्स का नाम स्पीशीज के नाम पर रखा जाता है। जीन्स और स्पीशीज का एक ही नाम है। जीन्स और स्पीशीज के नाम इटैलिक में लिखे गए हैं और जीन्स और स्पीशीज के नाम का पहला अक्षर बड़ा है। इसमें कुछ समझने जैसा नहीं है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीन्स और स्पीशीज के नाम इटैलिक में लिखे गए हैं। हमारे हिंदुस्तान में अगर इसकी खोज हो जाती तो हिंदी में लिख लेते हैं। वैज्ञानिक नाम किसमें? इटैलिक में लिखे जाते हैं। केंद्रक एक जेली जैसे पदार्थ से घिरा होता है। आपने सेल देखा होगा। हमारी बॉडी का जो बेसिक, जैसे इमारत बनती है तो एक एक ईंट लगा के बनती है, वैसे हमारा जो शरीर बना है किससे बना है? सेल से बना है। तो सबसे छोटी इकाई कौन सी है? सेल है। सेल से मिला के क्या बनते हैं? बहुत सारे सेल मिला के ऊतक बनता है, मतलब टिश्यूज बनते हैं। उससे फिर बॉडी के ऑर्गन्स बनते हैं और फिर पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। तो जैसे कि ये सेल है, सेल में क्या होता है? केंद्रक होता है। तो केंद्रक एक यहाँ पर एक जेली जैसा पदार्थ भरा होता है, उसको क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। यहाँ पे कोशिका एक द्रव्य भरा होता है जिसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। अब मैं सेल पूरा टॉपिक यहीं पर आपको कंप्लीट करवा दूंगी। केंद्रक जेली जैसे कोशिका द्रव्य से घिरा होता है। तो आपका ये सेल पूरा टॉपिक यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। कोशिका जीवन की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। प्रोकैरियोटिक, पी से याद रखना, प्राचीन, जो पुराने टाइम की। अभी हम डेवलप होके काफ़ी डेवलप हो गए, हमारी सेल भी बहुत डेवलप हो गई है। तो पी से याद रखना, प्रोकैरियोटिक मतलब प्राचीन, जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता था। हमारे इसमें न्यूक्लियस है क्योंकि हम बहुत डेवलप हो चुके हैं। मेम्ब्रेन नहीं होती थी, जैसे कि ये सेल ऑर्गेनल्स है ना, सेल के बहुत सारे अंग है। तो ये मेम्ब्रेन मतलब एक दीवार से घिरे होते थे, लेकिन प्राचीन टाइम के तो उनमें से दीवारें मेम्ब्रेन्स नहीं होती थी। एग्जाम्पल जैसे कि बैक्टीरिया के। और हिंदी में भी सेम लिखा हुआ है, पढ़ लेना आप। यूकैरियोटिक कोशिका मतलब आज के टाइम की, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, मतलब ऑर्गेनल से इसके आसपास दीवारों से घिरे होते हैं ये। और एग्जाम्पल जैसे कि प्लांट, एनिमल और फंगस के सेल्स। हिंदी में भी सेम लिखा हुआ है। अब इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स में बता देती हूँ आपको। सबसे पहले क्या होती है? कोशिका झिल्ली। दो टाइप के सेल अलग अलग होते हैं। एनिमल सेल अलग होता है, प्लांट सेल अलग होता है। तो प्लांट सेल में कुछ ऑर्गेनल्स अलग होंगे और एनिमल सेल के कुछ ऑर्गेनल्स मतलब कोशिका के अंग अलग होंगे। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? एक पतली झिल्ली होती है जो पदार्थों के प्रवेश और निकास को नियंत्रित करती है। ये सेल है और इसके आसपास क्या होगी? एक सेल मेम्ब्रेन होगी, दीवार होगी, जो कि क्या डिसाइड करेगी कि कौन सी चीज अंदर जानी है और कौन सी चीज बाहर आनी है। साइटोप्लाज्म अभी बताया, एक द्रव्य होता है, एक लिक्विड जेली जैसा पदार्थ इसमें भरा होता है सेल के अंदर, जिसके अंदर सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं। इसके अंदर बहुत सारे कोशिकांग आएंगे। न्यूक्लियस सेंटर में होता है, जो कि कंट्रोल करता है। इसमें डीएनए भी होता है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है? डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस होता है जो कि ऊर्जा उत्पन्न करता है। राइबोसोम्स क्या होते हैं? प्रोटीन बनाने का स्थान, जहाँ पर प्रोटीन बनता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? दो टाइप के होते हैं, रफ और स्मूथ। रफ क्या होता है? प्रोटीन बनाता है, और स्मूथ क्या करता है? फैट बनाता है। हिंदी में भी सेम लिखा हुआ है। गोल्जी एपरेटस क्या होता है? पदार्थों को पैक करता है। पैकेजिंग कौन करता है? गोल्जी बॉडी। और कोशिका में परिवहन करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। मटेरियल को पैक करके ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? गोल्जी एपरेटस। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? सुसाइड बैग्स, क्योंकि अगर कोई सेल डैमेज हो गया है तो ये क्या करेगा? उसको खा जाएगा, उसको खत्म कर देगा सेल को, ताकि हमारे पूरा शरीर खराब ना हो, दूसरे सेल्स खराब ना हो। अपशिष्ट को पचाते हैं। आत्महत्या थैली इसको बोला जाता है। किसी भी सेल में प्रॉब्लम आ गई तो उसको खत्म कर देगा। वैक्यूल्स क्या होते हैं? स्टोरेज यूनिट होती है, जहाँ पर चीज़ें स्टोर होती है। जैसे प्रोटीन बन गया, फैट बन गया, तो कहाँ पर स्टोर होगा? वैक्यूल्स में। और प्लांट सेल में बहुत बड़े होते हैं, एनिमल सेल में छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं, क्योंकि हम तो खुद का खाना खुद नहीं बना सकते। तो क्लोरोप्लास्ट किस में प्रेजेंट होगा? सिर्फ प्लांट सेल में, याद रखना इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, जो प्रकाश संश्लेषण करता है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आपने पढ़ा होगा कि पेड़ पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं।
सेल वॉल जो कि सिर्फ प्लांट में होती है। देखो एनिमल सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है और जो प्लांट सेल होता है उसमें सेल मेम्ब्रेन भी होती है और सेल वॉल भी होती है, दोनों प्रेजेंट होती है। सेल्यूलोज से बनी कठोर बाहरी परत होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है, याद रखना। तो ये पूरा सेल मैंने जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगा मुझे कंप्लीट करवा दिया है मैंने। टर्नर सिंड्रोम रोग किसे होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विमेन, स्त्रियों को होता है टर्नर सिंड्रोम। अब जितने भी सिंड्रोम होते हैं इंपॉर्टेंट वो सारे मैं आपको कवर करवा देती हूँ यहीं पर। तो किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आंसर कर सकते हो। टर्नर सिंड्रोम केवल स्त्रियों में होता है, एक एक्स क्रोमोसोम की कमी होती है। देखो क्रोमोसोम तो आपने पढ़े होंगे, जो महिलाएं होती है उनमें क्या होता है? एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है। जो पुरुष होते हैं उनमें क्या होता है? एक्स वाई क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम की कुल संख्या कितनी होती है? 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। 23 जोड़े मतलब 23 पेयर्स। टोटल कितने हो जाएंगे? 46। तो 23 में से जो 22 जोड़े होते हैं, 23 में से 23 जोड़े क्रोमोसोम में जो 22 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं वो पुरुष महिलाओं में सेम रहते हैं, एक्स एक्स होता है। और जो 23वां जोड़ा होता है वो महिलाओं में एक्स एक्स ही होता है, महिलाओं में सेम चलता है। और पुरुषों में क्या चलता है? वो एक्स वाई हो जाता है ना। इसलिए जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि लड़की जिम्मेदार होती है कि उसने लड़की पैदा कर दी, तो लड़कियों का कोई रोल नहीं होता है इसमें, जो भी होता है पुरुष का रोल होता है। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? ट्राइसोमी होती है। जो 21वां जोड़ा क्रोमोसोम होता है ना उसमें क्या होता है? एक अलग क्रोमोसोम आ जाता है। 21वें क्रोमोसोम की अतिरिक्त प्रति बन जाती है। मानसिक विकास इससे धीमा हो जाता है। चेहरे की बनावट थोड़ी सी अलग हो जाती है। टर्नर सिंड्रोम, एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग होता है, सिर्फ स्त्रियों में होता है। टर्नर सिंड्रोम एक एक्स क्रोमोसोम की कमी होती है, कद छोटा होता है, हाइट छोटी होती है और बांझपन होता है। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम क्या होता है? एक्स एक्स वाई, ठीक है, केवल पुरुषों में होता है ये। अतिरिक्त एक्स क्रोमोसोम आ जाता है इसमें, कद ज़्यादा लंबा हो जाता है और हार्मोन की कमी हो जाती है ना। पुरुषों में एक एक्स वाई क्रोमोसोम रहता है, एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम ऐड हो गया, तो सिर्फ पुरुषों में होगा ये। एडवर्ड सिंड्रोम क्या होता है? ट्राइसोमी होती है। 18वें जो क्रोमोसोम होते हैं उसकी अतिरिक्त प्रति बन जाती है। गंभीर विकास संबंधी समस्याएं होती है। पटाउ सिंड्रोम, ठीक है, 13वें क्रोमोसोम की अतिरिक्त प्रति बन जाती है। गंभीर मस्तिष्क और हृदय की समस्याएं होती है, ट्राइसोमी होती है इसमें। क्राइडोचेट सिंड्रोम क्या होता है? जो क्रोमोसोम 5 का है ना हिस्सा है गायब हो जाता है। तो बच्चे की आवाज़ कैसे आती है? जब बच्चा रोता है तो उसकी बिल्ली जैसी आवाज़ आती है। सुनना अपने आसपास कोई बच्चा हो तो। जैकब सिंड्रोम, और आपको ऐसा लगे कि बिल्ली जैसा रो रहा है तो ये मत बोल देना इसको तो ये वाला सिंड्रोम है। जैकब सिंड्रोम क्या होता है? पुरुषों में होता है एक्स वाई वाई। पुरुषों में देखो एक्स वाई तो रहता है, ये 23वां जोड़ा, एक वाई और ऐड हो गया, एक एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम आ गया, तो लंबा बहुत कद बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और सीखने में कठिनाई आती है। ट्रिपल एक्स सिंड्रोम मतलब नाम से ही समझ आ रहा है, ट्रिपल एक्स आ गए, केवल स्त्रियों में होता है क्योंकि स्त्रियों में एक्स एक्स तो होता ही है, एक एक्स और ऐड हो गया एक्स्ट्रा। सामान्यतः कोई ज़्यादा बड़ा लक्षण नहीं होता है इसका। एंगलमैन सिंड्रोम क्या होता है? माँ के 15 नंबर क्रोमोसोम में समस्या होती है, खुश मिजाज, अक्सर हंसी, विकास धीमा। प्रेडर विली सिंड्रोम क्या होता है? पिता के 15 नंबर क्रोमोसोम में समस्या होती है, हमेशा भूख लगना, मोटापा बढ़ना। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 2-3 याद रखना। पटाउ सिंड्रोम इंपॉर्टेंट है, जैकोब और ट्रिपल एक्स याद रख लेना, पटाउ याद रख लेना, और एक वो क्राई बिल्ली जैसी आवाज़ वाला, और डाउन और टर्नर ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी फिर भी मैंने जो मुझे लगा मैंने कंप्लीट करवा दिया है कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो ये कंप्लीट होता है आपका आज का लेक्चर, और पार्ट ए में जनरल साइंस से 15 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि मैंने सारे कंप्लीट करवा दिए हैं, और उसी के साथ पूरा एक्सप्लेनेशन और कई सारे टॉपिक जैसे कि सेल सिंड्रोम वगैरह काफ़ी सारे टॉपिक हमने यहीं पर कंप्लीट कर लिए हैं, और आधे घंटे का लेक्चर हुआ है, आधे घंटे से भी कम समय में हमारा ये सब कंप्लीट हो गया है। अब एक बार PDF पढ़ लेना, PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अब PDF ओपन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी PDF आसानी से ओपन हो जाएगी, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो
लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि और भी वीडियोस आने वाले हैं। और आपको कोई सब्जेक्ट के वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता सकते हो, और कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट्स में पूछ सकते हो। ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 की अलग से पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, जिसमें कैसे तैयारी करना है, स्ट्रैटेजी और PYQ प्रैक्टिस के सारे वीडियो उसमें आपको मिल जाएंगे। तो चैनल विजिट करके प्लेलिस्ट देख सकते हो। स्क्रीन पर भी शो हो रही है प्लेलिस्ट, तो यहाँ पर जाकर भी आप क्लिक कर सकते हो। हिंदी पढ़ना है तो हिंदी के मैंने काफ़ी सारे लेक्चर्स पढ़ाए थे, और भी लेक्चर्स लेकर आऊंगी। तो हिंदी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो स्क्रीन पर जो वीडियो शो हो रहे हैं, जो प्लेलिस्ट शो हो रही है, उस पर जाकर क्लिक कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।